तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना तीसरा सेशन। ऑलरेडी हम लोग 2 सेशन कंप्लीट देख चुके हैं प्लेटो के ऊपर, ठीक है। पहला सेशन अपलोड भी कर चुके हैं, दूसरा सेशन अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन उसे भी जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी। अब हम लोग शुरू करते हैं तीसरे सेशन और हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेटो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बुक से, ठीक है। ओपी गवा का जो बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो आपको रिलेशन बिटवीन की नॉलेज एंड वर्चू है ना, जो ग्रीक्स व्यू है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग समझना शुरू करते हैं डोमिनेंट थीम्स ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी, ठीक है। चलिए, द ग्रीक्स वर चीफली इंटरेस्टेड इन फिलॉसफी। तो आपको पता है कि ग्रीक्स फिलॉसफी में ही इंटरेस्टेड था, तभी जाकर इतना सारा चीज़ क्रिएट कर पाया। इन दिस परस्यूट द साउट टू इंक्वायर इनटू द लॉज गवर्निंग द यूनिवर्स। तो उन्होंने शुरू किया क्या करना कि वो सारे लॉ को देखना, वो सारे लॉ को समझना शुरू किया जो यूनिवर्स को गवर्न करता है, यूनिवर्स को चलाता है, ठीक है। दे बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज द प्रोडक्ट ऑफ द क्रिएटिव रीजन। वो मानते थे कि यूनिवर्स क्या है, प्रोडक्ट है क्रिएटिव रीजन की, क्रिएटिव रीजन का प्रोडक्ट है यूनिवर्स, है ना, कि किसी ने क्रिएटिव तरीके से इस यूनिवर्स को क्रिएट किया होगा। ऑल नेचुरल फिनोमेना वर देयरफॉर गवर्न्ड बाय a certain uniform and immutable laws which could be discovered by the human faculty of reason। तो आप देखिए जितने नेचुरल फिनोमेना हैं वो सब कुछ लॉ से, कुछ रीजन के ऊपर क्या करता है, गवर्न होता है। जैसे बारिश होता है, धूप निकलता है ना, या कुछ भी आप नेचुरल डिज़ास्टर होता है जिसको हम लोग क्या रीजन से देख पाते हैं। हम अपने ह्यूमन फैकल्टी का जो रीजन है यानी लॉजिक को लगाकर हम उसे समझ पाते हैं, डिस्कवर कर पाते हैं, खोज पाते हैं। इनिशियली द ग्रीक्स फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो उन्होंने एक्सटर्नल वर्ल्ड पे फोकस किया इनिशियली, बट बाई द 5th century BC दे बिकम इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। उसके बाद 5th century दे बिकम इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। और 5th century के बाद से उन्होंने शुरू किया क्या गया कि ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन नेचर को समझने में उन्होंने अपना पूरा दिमाग झोंक दिया और समझना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट उन्होंने अपना डेवलप किया ह्यूमन नेचर को समझने में, ठीक है। द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ मैन, क्या बोल रहा है, द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ मैन they notice a world of difference between their own culture and the culture of non-Greek peoples whom they called barbarians, है ना। यानी जो ग्रीक्स है उसको बोलता है ग्रीक्स लोग, हम लोग इनलाइटेंड पीपल है, और जो ग्रीक्स नहीं है उसे बोलता है बारबेरियंस है, यानी वो अभी जंगली है, उसे अभी हमको क्या इनलाइटेंड बनाना है, यानी उसको अभी ज्ञान नहीं है। उन सभी लोगों के पास अभी ज्ञान नहीं है जो ग्रीक्स से नहीं है, इसलिए उसे बारबेरियंस बोलता है, ठीक है। तो ग्रीक्स लोग ने नोटिस किया कि जो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है बिटवीन ग्रीक्स के कल्चर में और जो बाकी जो ग्रीक्स से बाहर लोग हैं उसके, जो नॉन ग्रीक्स है उसके कल्चर में क्या है, डिफरेंस है। इसलिए उन्होंने जो नॉन ग्रीक्स है उसको बारबेरियन कहा, ठीक है। दे बिगन टू इन्वेस्टिगेट द रीजन्स बिहाइंड दिस परसेप्टिबल डिफरेंस। तो उन्होंने शुरू किया कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है या ये डिफरेंसेस क्यों हैं नॉन ग्रीक्स और ग्रीक्स में, कि तो उन्होंने खोजना शुरू किया, इसको डिस्कवर करना शुरू किया, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। एक मिनट, मैं 2 बिस्कुट खा लिया हूँ, गला फंस रहा है ना। चलिए कोई नहीं। द ग्रीक्स हु वर intensely inspired by their religious beliefs, the Greeks who were intensely inspired by their religious beliefs and wonderful narratives of their goals and goddess, ठीक है, goddesses।
अपने रिलीजन से वो लोग तो इन्फ्लुएंस था ही, और अपने भगवान से, देवी देवता से भी वो लोग इन्फ्लुएंस तो था ही उनके नरेटिव से, ठीक है। हैड बिकम फेयरलेस अबाउट देयर डेस्टिनी, तो क्या बोलना है, द ग्रीक्स हु वर इंटेंसली इंस्पायर्ड बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड वंडरफुल नरेटिव्स ऑफ देयर गॉड्स एंड गॉडेस हैड बिकम fearless अबाउट देयर डेस्टिनी। तो ग्रीक्स तो ऑलरेडी अपने रिलीजन से क्या इंस्पायर था ही, और जो वंडरफुल नरेटिव्स था अपने ग्रीक्स के भगवान का, गॉड का या गॉडेस का, ठीक है, वो सारी चीज़ मिलकर बनाया उन लोगों को फेयरलेस, एकदम डर से मुक्त किया, ताकि जो भी करना हो, जो भी खोजना हो, खोजते रहो, है ना, अपने डेस्टिनी के अबाउट में, डेस्टिनी के बारे में, ठीक है। They firmly held that the man himself was capable of molding his society into an excellent form। तो उन्होंने, ग्रीक्स लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया, firmly held that man himself was capable of molding his society into an excellent form, कि अपने सोसाइटी को एक्सेलेंट फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे आज हमारा सोसाइटी देखिए कितना डेवलप हो गया है ना, हर तरीके का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देख लीजिए, या एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट देख लीजिए, या सोसाइटी में जो डेवलपमेंट है कल्चरल तरीके से, हर तरीके से हम लोग डेवलप कर गए। लेकिन एक समय पे हम लोग क्या थे, डेवलप थे नहीं थे, बारबेरियंस थे, जंगली आदमी थे, है ना, घूमते थे, घुमक्कर लोग थे, जहाँ मन वहाँ खाया, जहाँ मन वहाँ सो गया, वही बात। तो ये बोल रहा है कि एक आदमी के अंदर, एक मैन के अंदर इतना कैपेसिटी होता है कि वो अपने सोसाइटी को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है, एक्सीलेंट फॉर्म में बना सकता है, ठीक है। इंडेड देयर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी वाज नॉट बाउंड बाय एनी लिमिट्स। बात बिल्कुल है, आदमी की जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, क्या उस पर कोई लिमिटेशन है? हम लोग सोचे थे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, या AI आएगा, या इतने डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए मैं आपको यूट्यूब से पढ़ा रहा हूँ, किसी दादा परदादा पूर्वजों ने सोचा होगा कि यूट्यूब नाम का कोई चीज़ हो, वो लोग तो बात करना भी दूर की बात है ना। लेकिन देखिए हम लोग क्यूरियसिटी की वजह से आज हम लोग कहाँ पे आ गए, वही बात है। दे रियलाइज दैट मैन वॉज endowed by nature with certain faculties, जैसे it was his duty to develop and use them, ठीक है, कि रीजन, माइंड, दिमाग को यूज़ करने का क्या है कि क्या बोल रहा है, they realized that man was endowed by nature with certain faculties, कि नेचर्स के द्वारा ही कुछ फैकल्टी दिया गया है मैन को। इट वॉज हिज ड्यूटी टू डेवलप एंड यूज देम, और जो फैकल्टी यानी दिमाग दिया गया है तो उसका नेचर है और उसका ड्यूटी है कि इस दिमाग को यूज़ करके एक क्रिएटिव लिविंग बीइंग बने, ठीक है। मैं आपको पहले भी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि अगर कोई वर्ड गलती हो जाए, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए हमसे, या मैं कुछ सही से आपको नहीं समझा पाया, तो आप मुझे कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा, समझाने की कोशिश कीजिए कि देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ए नहीं ए होना चाहिए, है ना। हम वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, तो आप मुझे एज इट इज़ मत ले लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपना 100% दो, जितना भी हमारे पास नॉलेज है, जितना भी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब पे चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कोई मैं बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ करेक्ट ही बोलूँगा, जो बोलूँगा वो ब्रह्मा का लकीर है, वो वाली बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग पहले ही अलर्ट कर देता हूँ कि अगर कोई वर्ड मैं गलत पढ़ दे रहा हूँ, या ज़्यादातर मिस्टेक्स हमसे प्रोनाउंसिएशन में होता है, ठीक है। तो इसलिए आप क्षमा कीजिएगा, उसको माफ़ कीजिएगा और उसे करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए। सो इन अदर वर्ड्स मैन शुड अप्लाई हिज फैकल्टी ऑफ रीजन टू इम्प्रूव हिज लाइफ, बिल्कुल बात है। दिस लेड टू द नीड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड लाइफ। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा टूल है जो नेसेसरी है
किसी भी व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, गुड लाइफ डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो अरिस्टोटल डिक्लेयर दैट मैन इज़ बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इसलिए अरिस्टोटल बोलता है कि मैन इज़ बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। अगर आप पॉलिटिकल एनिमल नहीं हैं, यानी अपने क्रिएटिव माइंड को यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप गुड लाइफ नहीं जी सकते हैं, ठीक है। इसलिए अरिस्टोटल बोलता है कि मैन इज़ बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी वो नेचुरल तरीके से ही इस पृथ्वी पर पैदा ही लिया है और एज अ पॉलिटिकल एनिमल के तौर पे, ठीक है। सो ही आर्गुड दैट मैन हु कैन लिव विदाउट अ स्टेट इज़ आइदर अ बेस्ट और अ गुड, ठीक है। कि वो क्या बोलता है, अरिस्टोटल साहब बोलते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा, मेरे पास हाइलाइटर नहीं है तो पेन से ही मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। क्या बोल रहा है कि अरिस्टोटल डिक्लेयर दैट मैन इज़ बाई नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। सो ही अरिस्टोटल साहब बोलते हैं दैट अ मैन हु कैन लिव विदाउट ए स्टेट इज़ आइदर अ बेस्ट और अ गुड, ठीक है। यानी बिना स्टेट के, यानी बिना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अगर आप उस स्टेट में जी रहे हैं, या तो आप अच्छा से जी रहे हैं या तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अ मैन एक्वायर्स एंड, आगे इधर आते हैं, आई होप कि दिख रहा होगा, है ना। एक्वायर्स एंड डेवलप हिज ह्यूमन क्वालिटीज़ ओनली बाई लिविंग इन स्टेट्स विच इनेबल हिम टू सिक्योर द कंडीशन ऑफ गुड लाइफ। तो उनके हिसाब से गुड लाइफ अलग है, ग्रेट और क्या बोलता है इसको, बेस्ट और गुड अलग है ना। तो अरिस्टोटल बोलता है कि जब तक आप स्टेट में नहीं हैं तब तक आप गुड लाइफ नहीं जी सकते हैं, ठीक है। और आप अपने जो ह्यूमन का क्वालिटीज़ है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं बिना स्टेट में, है ना। यानी जब तक आपके पास एक अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं हो, सिंपल सी बात में अगर मैं अभी के एग्जांपल देकर समझाऊँ, कंटेम्प्रोरी एग्जांपल्स दो, तो जैसे मान लीजिए अगर इंडिया में क्या, सुनिए, हिस्ट्री में हम लोग के पास कोई ऐसा प्रॉपर संविधान नहीं था, हम लोग के पास कोई ऐसा नेशन स्टेट्स का, नेशनहुड का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो आप देखो हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में कितना अलग अलग चीज़ें था, है ना। सब कुछ अलग अलग था, कोई राजा महाराजा अलग है, किसी से वार चल रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है ना। सब डिसइंटीग्रेटेड था, कोई यूनिटी नाम का कोई चीज़ नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग आज़ादी लिए, 1947 में आज़ाद हुए, उसके बाद एक संविधान बनाया, और फिर देखिए हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट भी, हर चीज़ है। सरकार के ऊपर एक क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना है। तो इसलिए अरिस्टोटल बोलता है कि स्टेट नेसेसरी है किसी भी व्यक्ति को गुड लाइफ के लिए। अगर स्टेट में आप है तो इसका मतलब आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, नहीं तो फिर आदमी की तरह आप नहीं जी रहे, फिर तो आप लिविंग बिंग नहीं हैं, ऐसा बोलता है अरिस्टोटल, ठीक है। सो वेयर एज अदर कंट्रीज ऑफ द ओरिएंट, जैसे इजिप्ट, क्या बोल रहा था ये, फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ मैं थोड़ा। अ मैन एक्वायर्स एंड डेवलप हिज ह्यूमन क्वालिटीज़ ओनली बाई लिविंग इन अ स्टेट। कि ह्यूमन क्वालिटीज़ कब आएगा, जब आप स्टेट में रहते हैं, ठीक है। राज्य में जब तक नहीं रहेंगे तब तक ह्यूमन क्वालिटीज़ से वंचित हैं आप। सो विच एनेबल हिम टू सिक्योर द कंडीशन ऑफ गुड लाइफ, ठीक है। और स्टेट्स की वजह से ही आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो इनेबिलिटी इंश्योर करेगा स्टेट, ठीक है। सो वेयर एज अदर कंट्रीज ऑफ द ओरिएंट, जैसे इजिप्ट हो गया, या बेबीलोनिया हो गया, असीरिया ही है, हाँ असीरिया है या पर्सिया है, कंसिडर द सबमिशन टू लॉ एंड द स्टेट एन एक्ट ऑफ द सबमिशन टू एन एक्सटर्नल पावर। The Greeks regarded it as an act of following the dictates of one's own himself on a higher self। समझ में नहीं आया, देखिए क्या बोल रहा है। जैसे दूसरा कंट्री है, जैसे आपके उसको ऑफ द ओरिएंट बोलता है उसको, सो इजिप्ट हो गया, या बेबीलोनिया हो गया, या असीरिया एंड पर्शिया, कंसिडर द सबमिशन टू लॉ, सबमिशन टू लॉ माना जाता है, एंड द स्टेट कैन एक्ट ऑफ सबमिशन, और स्टेट एक्ट करता है एज अ सबमिशन के तौर पे टू द एक्सटर्नल पावर, ठीक है, टू एन एक्सटर्नल पावर। द ग्रीक्स रिगार्डेड इट
एन एक्ट ऑफ फॉलोइंग द डिक्टेट्स ऑफ वंस ऑन हिम हायर सेल्फ। अच्छा भैया ये पॉइंट तो हमको नहीं समझ में आ रहा है ना, आप लोग बताइएगा क्या मतलब। हमारे हिसाब से समझिए तो बोल रहा है कि इन सभी जो कंट्री का जो व्यक्ति है वो अपने आप पे ही अपना रूल इस्टेब्लिश करता है अपने हायर सेल्फ के थ्रू, है ना। आई थिंक यही होगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। सिंस मैन इज क्रिएटेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट इन ग्रीक पॉलिटिकल थॉट। देखिए बुक में यही होता है ना कि आप टीचर्स का काम यही होता है कि जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा उसे भी टीचर्स एक्सप्लेन करता है ना। अब हम लोग तो एज ए स्टूडेंट है तो अपने से पढ़ने और टीचर से पढ़ने में यही डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे अगर कोई टीचर हो तो टीचर्स क्या इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेगा और बताएगा कि किस ये बात जो कह रहा है किस कंटेक्स्ट में कह रहा है ना। So since man is treated as integral part of the state in Greek political thought, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट मानता है एंड ही इज़ एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन इट्स फंक्शनिंग, यानी स्टेट्स के फंक्शनिंग में मैन क्या करेगा, आप पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। द इन्वायरमेंट ऑफ ए स्मॉल और सेल्फ सफिशिएंट सिटी स्टेट्स वाज क्वाइट सुटेबल फॉर सच पार्टिसिपेशन, ठीक है। ऑल द सिटीजन्स particularly the free man in these states knew each other. All the citizens, particularly the free man in these states, knew each other, so they could assemble from time to time to take public decisions about their city. यानी all the citizens, particularly the free man in these states, knew each other, एक दूसरे को जानते हैं, so they could assemble from time to time to take public decisions about their city, यानी अपने देश के लिए अपने सिटी के लिए क्या अच्छा डिसीजन लेने के लिए assemble हो सकते हैं, एक जगह पे आ सकता है, ठीक है। as an indispensable instrument of good life, it was the state that regulated the entire life of man. तो ये स्टेट ही है जो पूरे के पूरे व्यक्ति का जीवन को रेगुलेट करता है, ठीक है। देयर वॉज नो ए स्कोप ऑफ थिंकिंग डैट मैन हैज़ एनी नेचुरल राइट्स और दैट इज द राइट्स ड्राइव्ड बाय मैन फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ। तो कोई नेचुरल राइट्स नहीं है, ठीक है, ओके। और दैट द स्टेट वॉज क्रिएटेड that the state was created for the protection of these rights. क्या बोल दिया भाई, बोल रहा है कि as an indispensable instrument of good life, it was the state that regulated the entire life of man, ठीक है। तो गुड लाइफ के लिए क्या स्टेट रेगुलेट करेगा पूरे के पूरे जीवन को किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। देयर वॉज नो स्कोप ऑफ थिंकिंग डैट मैन हैज़ एनी नेचुरल राइट्स, तो कोई नेचुरल राइट्स नहीं है, क्या है वो राइट्स डिलीवर बाय मैन फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, ठीक है। तो कोई नेचुरल राइट्स नहीं है। और डैट द स्टेट वाज क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स, तो स्टेट्स वाज क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स, यानी शायद नेचुरल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, ठीक है। ना समझ में आया है ना, आप लोग बताइएगा। फॉर ग्रीक्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल considered for Greeks the objectives of the individual considered with those of the states, so they did not draw a line of demarcation between the public and private affairs. For Greeks, the objectives of the individual considered with those of the states, ठीक है, coincided लिखा है ना, individual coincided with those of a state, so they did not draw a line of demarcation between the public and private affairs. तो पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स के बीच में कोई लाइन नहीं है ना। ग्रीक्स आई थिंक यही बोल रहा है ना,
बड़ी उलझा हुआ पॉइंट है जी। डेमोक्रेसी इन ग्रीस authorized man to continue the state and thereby provided them with political rights, but it did not recognize any rights of individual against the authority of the state. क्या बोला है? डेमोक्रेसी इन ग्रीस ऑथराइज मैन टू कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट, ठीक है, स्टेट्स को बनाने के लिए डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी ऑथराइज करता है मैन को, ठीक है, एंड देयर बाई प्रोवाइड देम विथ पॉलिटिकल राइट्स भी देता है, बट डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। तो स्टेट्स के अगेंस्ट में किसी भी इंडिविजुअल को राइट्स नहीं दिया जाता है, ठीक है। मैं बल्ब लगाता हूँ यार, दिख नहीं रहा है ना, तो 1 सेकेंड दीजिए प्लीज़। अब थोड़ा सा रोशनी बढ़ गया है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं, है ना, थोड़ा पानी पी लिया। फॉर ग्रीक्स the objective of individual coincided with those of the states, so they did not draw a line demarcation between the public and private affairs, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है ना, या कोई लाइन नहीं है। सो डेमोक्रेसी इन ग्रीस ऑथराइजेस मैन टू कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट, ठीक है, डेमोक्रेसी की वजह से लोग स्टेट्स को बना रहा है, ठीक है, एंड देयर बाई प्रोवाइडेड देम विद द पॉलिटिकल राइट्स, बट इट डिड नॉट रिकोगनाइज एनी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द ऑथोरिटी ऑफ स्टेट। तो स्टेट्स के ऑथोरिटी के अगेंस्ट किसी भी इंडिविजुअल को कोई राइट्स नहीं देता है, ठीक है, ग्रीस में जो डेमोक्रेसी है, ठीक है। देयर वाज नो स्कोप फॉर द कंसेप्ट ऑफ सिविल राइट्स, कोई सिविल राइट्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसे राइट्स रिस्ट्रिक्टिंग द स्टेट्स फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल। तो अगर इंडिविजुअल के ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है स्टेट्स, तो उस पर भी कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। द लॉज ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स वर रूटेड इन देयर लॉन्ग एग्जिस्टिंग कस्टम्स, द लॉज ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स वर rooted in their long existing custom, ठीक है। So there was no scope for the idea that law is the expression of anybody will। तो जो कस्टम की वजह से ही क्या है, रूल लॉ बन रहा है ग्रीक्स में, ठीक है। तो कोई स्कोप नहीं है दैट कि लॉ किसी भी बॉडी के विल के हिसाब से बनेगा, ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के अपने हिसाब से बनेगा, ठीक है। और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन, और ना ही किसी लेजिस्लेटिव ऑर्गन के थ्रू बनाया जा रहा है। द ग्रीक्स जनरली एग्री दैट अ ट्रू पॉलिस रिलाइड ऑन रूल बाय लॉ। तो ग्रीक्स मानता है कि रूल बाय लॉ है, इस वजह से ही पॉलिश रिलाई कर रहा है, एग्री करता है। द ग्रीक्स जनरली एग्री दैट ट्रू पॉलिस रिलेड ऑन रूल बाय लॉ नॉट बाय मैन। तो किसी भी व्यक्ति का रूल नहीं है, रूल बाय लॉ है, ठीक है। सो इवन एब्सोल्यूट मोनार्क बट दे एग्जिस्ट डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू लॉ, ठीक है। सिमिलरली नो डेमोक्रेटिक रिजीम like the
Similarly, no democratic regime like the one that flourished in Athens sought to make any new law. Eventually the Greeks comes to believe that the law is an integral part of nature. It is perpetual and unalterable. It is perpetual and unalterable like the laws of nature itself. It can be discovered through a human faculty of reason, but it cannot be changed at will. ठीक है, इस पॉइंट को समझे भी नहीं हम लोग ना, क्या बोला है? सिमिलरली नो डेमोक्रेटिक रिजिम लाइक द वन दैट फ्लोरिश इन एथेंस शाउट टू मेक एनी लॉ. ठीक है, समझ में आया क्या? दिमाग की बत्ती बुझ गया मेरा, समझे कि नहीं? इवेंचुअली द ग्रीक्स कम टू बिलीव दैट लॉ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर. ठीक है, लॉ एक इंटीग्रल पार्ट है नेचर का. इट इज़ परपेचुअल एंड अनअल्टरेबल like the law of nature itself. It can be discovered through human faculty of reason, but it cannot be changed at will. ठीक है, यानी लॉ को नहीं चेंज किया जा सकता है किसी के बिल पे. ठीक है, जो लॉ ऑफ नेचर है उसको. द स्टेट इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन नोट द क्रिएशन ऑफ लॉ. तो स्टेट किस चीज़ से कंसर्न है? एप्लीकेशन ऑफ लॉ से, नॉट अ क्रिएशन ऑफ लॉ. जस्ट द ग्रीक्स recognize judicial function of the states and note its legislative function. तो इसलिए ग्रीक्स जुडिशियल फंक्शन ऑफ स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, न कि लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने के फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है. किस चीज़ का फंक्शन का? भैया आपका काम है लॉ को लागू करना, न कि कानून बनाना. ठीक है. while dispensation of justice was sanctioned by religion, law had no religious sanctions behind it. ठीक है, hence application of law in any case was required to be argued defense or challenged by human reason itself. तो इसलिए आप किसी भी लॉ को आप अपने रीजन से, अपने लॉजिक से क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी रीजन. भैया ये पॉइंट उतना अच्छा से हम समझ नहीं पाए, है ना. डोमिनेंट थीम ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी तो उतना अच्छे से तो नहीं समझ पाए, क्या कीजिएगा. मजबूरी ये है कि यार इंग्लिश भी मेरा कमज़ोर है ना. हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में जब शिफ्ट करता है ना, तो यही प्रॉब्लम्स आता है, समझे कि नहीं. अब क्या करें, अब है तो है, चलिए कोई नहीं, लेकिन ठीक करके रहेंगे. ठीक है, अब हम क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रुक कर क्या बोलता है उसको, वर्ड को सर्च तो नहीं कर सकते ना, है ना, फिर वीडियो डिले हो जाएगा. लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन सभी वर्ड्स को, जितने भी मेरे भाई बहन जानते होंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा. जब मैं इस वीडियो का कमेंट देखूँगा तो मैं देख लूँगा उसे. ठीक है, ओके. इतना काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद. ओके, थैंक यू. चलिए कंटिन्यू करते हैं. अब रोल ऑफ सोफिस्ट्स. ठीक है, ग्रीक्स के बाद अब सोफिस्ट पे आ जाते हैं हम लोग. इन एंशिएंट ग्रीस सोफिस्ट वर द पेड प्रोफेशनल टीचर्स ऑफ लॉजिक, फिलॉसफी एंड rhetoric who travel from place to place working there for short periods. है ना, कि जगह जगह पे वो ट्रैवल करता है, फिलॉसफी पढ़ाता है, लॉजिक पढ़ाता है, टीचर्स है ना, पेड प्रोफेशनल है, तो सोफिस्ट उसे माना जाता है. ठीक है, ग्रीक्स में क्या है? सोफिस्ट वो है जो पेड प्रोफेशनल है, जो लॉजिक पढ़ाता है, फिलॉसफी पढ़ाता है और जगह जगह पे क्या करता है? ट्रैवल करता है ना, और वहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए काम भी करता है. दे वर द फोर रनर ऑफ सोक्रेटिक डायलेक्टिक. वो लोग ही इस सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स को चला रहा है. तो फोर रनर ऑफ सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स वाइडली अप्लाइड बाय द प्लेटो इन हिज राइटिंग्स. ठीक है, सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स को एंड अरिस्टोटोलियन लॉजिक. ठीक है, यानी सोफिस्ट इन सबको यूज कर रहा है. द मोस्ट फेमस सोफिस्ट वर जॉर्जियास. कौन है सोफिस्ट में सबसे मोस्ट फेमस? जॉर्जियास है.
प्रोटागोराज ही है ना, हाँ। प्रोडिकस, प्रोटागोराज, जॉर्जियास, प्रोटागोरास एंड प्रोडिकस, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग द सोफिस्ट लुक्ड इनवर्ड्स अपॉन देयर ओन थॉट एंड नेचर रादर दैन आउटवर्ड्स अपॉन द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। तो वो अपने आप को देखता है और अपनी थिंकिंग को देखता है और अपने नेचर को देखता है, न कि वो दुनिया को देखे, दुनिया को समझे और दुनिया में चीज़ें काम कैसे कर रहा है उसको नहीं देखता, ठीक है। सो मैनी ऑफ देम हैड प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ फिलॉसफी, बहुत सारे उसमें से जो है सोफिस्ट, उसके पास फिलॉसफी का नॉलेज भी अच्छा खासा है, ठीक है। द सोफिस्ट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल स्कूल ऑफ थॉट बिकॉज, क्या बोला है, द सोफिस्ट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल स्कूल ऑफ थॉट बिकॉज ईच ऑफ देम डेवलप हिज ओन आइडियाज़ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज इंक्वायरी। तो अपने अपने सब्जेक्टिव मैटर्स के जैसे अपने अपने दिमाग लगा रहा है और अपने अपने हिसाब से वो लोग फिलॉसफी क्रिएट कर रहा है, कौन, सोफिस्ट लोग, ठीक है। द इंक्वायर इन टू अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, तो बहुत सारे सब्जेक्ट पे वो इंक्वायरी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। विल ड्यूरेंट द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, किसी व्यक्ति का बुक का नाम है जो विल ड्यूरेंट है उसका, उन्होंने लिखा है 1954 में, हैज़ सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व्ड देयर इज़ हार्डली अ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन इन आवर करंट फिलॉसफी ऑफ माइंड एंड कंडक्ट विच दे डिड नॉट रियलाइज एंड डिस्कस। क्या बोल रहा है, विल ड्यूरेंट बोल रहा है कि हैज़ सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व, विल ड्यूरेंट ने ऑब्जर्व किया, देयर इज़ हार्डली अ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ना तो प्रॉब्लम है और ना ही सॉल्यूशन है हमारे करंट फिलॉसफी ऑफ माइंड में, ठीक है। एंड कंडक्ट विच दे डिड नॉट रियलाइज एंड डिस्कस, और ना ही साहब रियलाइज कर रहे हैं और ना ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या, विल ड्यूरेंट साहब, दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं इसको देखिए यहाँ पे, आस्क क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग ऑन अर्थ और एल्सवेयर, कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन, पृथ्वी पर क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसे वाली बात। दे टुक नथिंग फॉर ग्रांटेड एंड फेयरलेसली, दे टुक नथिंग फॉर ग्रांटेड एंड फेयरलेसली प्रोसीडेड टू चैलेंज द प्रिवेलिंग रिलीजियस बिलीफ्स एंड, क्या बोले, दे टुक नथिंग फॉर ग्रांटेड एंड fearlessly proceeded to challenge the prevailing religious beliefs and political restrictions। तो fearlessly, बिना किसी भय पक्षपात के, वो क्या, political restrictions, जो beliefs हैं, religious beliefs हैं, उन सभी चीज़ों को वो क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। They shout to judge everything from the perspective of reason। तो विल ड्यूरेंट साहब क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को अपने रीजन से, लॉजिक से जज कर रहे हैं कि क्या है सही है, क्या है गलत है। सो इलस्ट्रेटिंग द वैरायटी ऑफ देयर व्यू पॉइंट्स, क्या बोला है, इलस्ट्रेटिंग द वैरायटी ऑफ देयर व्यू पॉइंट्स इवॉल्व बाय द सोफिस्ट, विल ड्यूरेंट हैज़, जो कि सोफिस्ट इवॉल्व किया है, इलस्ट्रेटिंग द वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट्स इवॉल्व बाय द सोफिस्ट, क्योंकि सोफिस्ट आपको बताया ना कि अपने अपने हिसाब से क्या फिलॉसफी क्रिएट कर रहा है, अपने अपने दिमाग से वो चीज़ें क्रिएट कर रहा है। सो विल ड्यूरेंट हैज़ फर्दर ऑब्जर्व वन लाइक रूसो आर्ग्यू दैट नेचर इज़ गुड एंड सिविलाइजेशन बैड। जैसे रूसो बोला कि नेचर अच्छा है और सिविलाइजेशन क्या है, खराब, ठीक है। दैट बाय नेचर ऑल मैन आर इक्वल, और नेचर के हिसाब से देखें तो सभी आदमी क्या है, इक्वल्स है। बिकमिंग अनइक्वल्स ओनली बाय क्लास मेड इंस्टीट्यूशंस, और क्लास मेड जो इंस्टीट्यूशंस है, यानी जो हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, उसके हिसाब से लोग ऊपर नीचा, छोटा बड़ा ऐसे बनता है, हायर लोअर। सो अनदर स्कूल लाइक नेट्स्की, क्या लिखा है, नेट्स्की है ना, नेट्स्की ही है, प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो सकता है ना। अनदर स्कूल लाइक नेट्स्की क्लेम डेट नेचर इज़ बियॉन्ड गुड एंड इविल, तो नेचर क्या है, ना अच्छा और बुरा से क्या है, बियॉन्ड है, उससे परे है भैया। डेट बाई नेचर ऑल मैन आर अनइक्वल, डेट मोरलिटी इज़ एन इन्वेंशन ऑफ द बिग टू लिमिट एंड डिटर द स्ट्रॉन्ग। तो मोरलिटी नाम का जो कंसेप्ट है वो इसलिए बनाया गया है, इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि जो बिग है
उसको बचाया जा सके और जो स्ट्रॉन्ग है उस पर लिमिटेशन लगाया जा सके, है ना। तो इसलिए बोलता है यार कुछ मोरलिटी नाम का भी तो चीज़ होना चाहिए भाई। जैसे कोई मजबूत आदमी होता है, कोई कमज़ोर आदमी पर दबदबा बना रखा है, क्या बोलता है अरे यार ठीक है कम से कम इतना तो मोरलिटी होना चाहिए कि यार कमज़ोर आदमी है ये भी देखकर तो बात करो, ये वाली बात है। तो इसलिए मोरलिटी नाम के कंसेप्ट को पैदा किया गया है ताकि जो बिक्स है ना, उसको थोड़ा सा प्रिविलेज मिले, जो स्ट्रॉन्ग आदमी है उसके ऊपर मोरलिटी के नाम पे थोड़ा सा लिमिटेशन लगाया जाए। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। इसलिए जो मजबूत व्यक्ति होता है या अमीर व्यक्ति होता है उसको बोलता है कि सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, है ना। जो कमज़ोर वर्ग है, जो कमज़ोर और पिछड़ा वर्ग है उसके प्रति सरकार रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना। चलिए क्या करिएगा, लेकिन नेचर में ये सब थोड़ी ना होता है कि आप अभी गरीब है अमीर है हायर है लोअर है, कौन देख रहा है, कोई किसी को नहीं पूछता। प्रोटागोरास, है ना, प्रोटागोरास ही शायद, फिर मैं माफ़ी मांगूंगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, है ना। सो प्रोटागोरास sought to justify the profession of sophist as they help to develop the rational faculty of people। क्या बोला है, प्रोटागोरास sought to justify the profession of sophist, कि सोफिस्ट का प्रोफेशन को जस्टिफाई करना चाहते हैं, as they help to develop the रेशनल फैकल्टी ऑफ पीपल। तो रेशनल फैकल्टी यानी रीजन लॉजिक को बढ़ावा दिया है क्या, सोफिस्ट लोगों ने। So he argued that all men were endowed with the capacity to share in the process of decision making। ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग में अपना शेयर दे सकता है, इतना सभी के पास क्या है, कैपेसिटी है हर व्यक्ति के पास, बट नॉट इन इक्वल मेजर। हाँ, सभी के पास क्या बोलता है, इतना कैपेसिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना शेयर दे सकता है, लेकिन सब कोई अलग अलग तरीके से देगा, सभी के पास एक जैसा नहीं है ना, तो सब इक्वल तरीके से नहीं दे सकता है। समझ रहे हैं ना, बात बिल्कुल सही है। अब जो व्यक्ति, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में ही बात करूँगा, है ना। जो हिस्ट्री पढ़ाएगा वो हिस्ट्री के बारे में बात करेगा, जो इकोनॉमी पढ़ाएगा वो इकोनॉमी के बारे में बात करेगा। अब मैं सारे चीज़ पे कमांड तो नहीं कर सकता, है ना, इम्पॉसिबल सी बात है, आपको भी पता है। लेकिन आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट है, तो आपको करना पड़ेगा, कम से कम थोड़ा थोड़ा सब अच्छा होना चाहिए। ओके, सो ओनली गुड एजुकेटर, क्या बोल रहा है, ओनली गुड एजुकेटर्स वुड हेल्प टू इनहेंस देयर कैपेसिटी इन हिज रेस्पेक्ट एंड टू प्रिपेयर देम फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। तो गुड एजुकेटर ही हेल्प कर सकता है, देयर कैपेसिटी would help to enhance their capacity in this respect and to prepare them for political leadership के लिए किसी व्यक्ति को तैयार कर सकता है। ठीक है, however later sophists abandoned their quest for truth and sought to use their skill for attaining material success and developed their clients' ability to argue a case in a convincing manner irrespective of its merits। तो अपने क्लाइंट्स को क्या करना शुरू कर दिया, किसी तरीके से कन्विंस करना शुरू कर दिया ताकि मटेरियल सक्सेस मिल जाए, पैसा कमाया जाए। ठीक है, ट्रूथ वोट बाहर में जाओ। जो पहले सोफिस्ट ट्रुथ के बारे में बात करता है, लॉजिक के बारे में बात करता है, रीज़न के बारे में बात करता है, अब क्या कर रहा है सोफिस्ट लोग, किसी तरीके से वो चाह रहा है कि ट्रुथ बाहर में जाओ, किसी तरीके से स्किल डेवलप करो और पैसा कमाओ। ठीक है, तो वही बोला, साउट टू यूज़ देयर स्किल फॉर अटेनिंग मटेरियल सक्सेस के लिए अपना स्किल यूज़ करो, एंड डेवलप देयर क्लाइंट्स, अपना क्लाइंट्स बनाओ, एबिलिटी टू आर्ग्यू केस इन अ कन्विंसिंग मैनर इररिस्पेक्टिव इट्स मेरिट्स। तो ऐसा इस तरीके से कन्विंस करो, मेरिट्स हो या डिमेरिट्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा कमाओ आगे बढ़ो। ठीक है, सो पॉलिटिशियंस ऑफ दोज डेज वाइडली लर्न द आर्ट ऑफ ओरेटरी
फ्रॉम मेनी सॉफिस्ट फॉर विनिंग वोट्स ऑफ द पीपल। ओरेटरी का मतलब क्या होता है आप लोग बताइएगा थोड़ा, है ना। पॉलिटिशियन ऑफ दोज डेज वाइडली लर्न द आर्ट ऑफ ओरेटरी from many sophists for winning votes of the people, but they neither acquire necessary competence nor develop a sense of duty to serve the state। ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया ना। देखिए, पॉलिटिशियंस ऑफ दोज डेज वाइडली लर्न द आर्ट ऑफ ओरेटरी। तो ओरेटरी का मतलब हमको लग रहा है पॉलिटिक्स से ही कुछ रिलेटेड है ना। फ्रॉम मेनी सॉफिस्ट फॉर विनिंग वोट्स ऑफ द पीपल, तो लोगों से वोट्स पाने का तरीका पा लिया लोगों ने, जो सॉफिस्ट लोगों से चीज़ें सीखा था उसके थ्रू। ठीक है, बट दे नाइदर एक्वायर नेसेसरी कॉम्पिटेंस नॉट डेवलप अ सेंस ऑफ ड्यूटी टू सर्व द स्टेट, और ना ही वो कोई कॉम्पिटेंस डेवलप कर पाया और ना ही कोई ऐसा सेंस ऑफ ड्यूटी डेवलप कर पाया ताकि देश को सर्व किया जा सके, है ना। मतलब किसी तरीके से वोट बैंक का राजनीति शुरू कर दिया, देश को कैसे सेवा करना है, देश को किस तरीके से चलाएं ताकि लोगों की भलाई होगा, इस सब पे कोई चर्चा वर्चा नहीं है। बस किसी तरीके से क्या करना है, वोट पाना है और सिट बोलता है ना गेम ऑफ थ्रोन, बस किसी तरीके से कुर्सी मिल जाए। सो सोक्रेट्स एंड प्लेटो वर पार्टिकुलरली डिसइल्यूजन्ड, क्या बोला, सोक्रेट्स एंड प्लेटो वर पार्टिकुलरली डिसइल्यूजन्ड विद सच पॉलिटिशियंस सो मच सो दैट दे वर inclined to abandon democracy and switch over the rule of philosopher king to save the state from disaster। अब इस तरीके का व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, किसी तरीके से वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, किसी तरीके से वोट मिल जाए, कुर्सी मिल जाए और अपना 5 साल काटो, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए देश। अब इस तरीके का व्यक्ति अगर सत्ता में आ जाएगा, इस तरीके के व्यक्ति अगर सरकार बनाएगा तो क्या देश को तबाही कर देगा। तो प्लेटो और सोक्रेट्स उस समय हैं, वो देख रहा है कि इस तरीके के डिसइल्यूजन्ड जो हो रहा है विच सच पॉलिटिशियंस सो मच सो डैट दे वर इंक्लाइन टू अबेंडन डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे, एंड स्विच ओवर टू द रूल ऑफ फिलोसफर किंग टू सेव द स्टेट फ्रॉम डिजास्टर। तो ये बोल रहा है कि इंक्लाइन टू अबेंडन डेमोक्रेसी, गलत समझा दिया क्या मैं? देखिए, सोक्रेट्स एंड प्लेटो वर पार्टिकुलरली डिसइल्यूजन्ड विद सच पॉलिटिशियंस सो मच सो डैट दे वर इंक्लाइन टू अबेंडन डेमोक्रेसी, है ना। तो इन तरीके से जो इस तरीके का पॉलिटिशियन है, पावर पॉलिटिक्स, उस तरीके उन लोगों से सोक्रेट्स और प्लेटो साहब बड़ी ही दुखी है और बड़ी ही परेशान है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, पॉलिटिशियन सो मच सो डैट दे वर इंक्लाइन टू अबेंडन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी ख़त्म कर दे, एंड स्विच ओवर द रूल ऑफ फिलोसफर को, यानी इसलिए डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इस तरीके से जो वो पावर मिल रहा है उसको, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, वो ख़त्म हो जाए, और इसलिए चाह रहा है सोक्रेट्स और प्लेटो कि फिलोसफर किंग पे चला जाए, शिफ्ट कर दिया जाए ताकि इस जो डिजास्टर है इस डिजास्टर से बचा जाए। डिजास्टर इसलिए क्योंकि अब स्टेट अच्छा काम नहीं करेगा तो सब खराब हो जाएगा ना, सब चीज़ गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि इस डिजास्टर से बचा जाए, और इस डिजास्टर से बनने का रास्ता आपको प्लेटो और सोक्रेट्स को क्या दिख रहा है, फिलोसफर किंग का रास्ता दिख रहा है। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पाया होगा, अगर नहीं समझा पाया होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्त कि मैं आज तक किसी टीचर से पढ़ा नहीं, या आज तक किसी भी, है ना, मैं खुद से ही आज तक पढ़ा हूँ, तो हो सकता है चीज़ें गलत हो, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम गलती करूँ, है ना। मुझे भी कभी कभी लगता है यार तू बहुत गलती करता है, क्या करोगे। चलिए, ये सारी चीज़ मैं पहली बार पढ़ा था सुब्रा रंजन मैम के नोट्स से पढ़ा था, तो लगभग 2 साल पहले पढ़ा था मैं। तो सुब्रा रंजन मैम के नोट्स में इतना एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है, बस पॉइंट्स में दे रखा है जो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
चलिए, सो प्लेटो जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ चले। ये तो पूरा आपको जितना है अभी तक ये सब बैकग्राउंड था कि क्यों प्लेटो को अपना फ़िलॉसफी देना पड़ा सोक्रेट्स को, है ना। क्यों सोक्रेट्स और प्लेटो इस तरीके की बात कहा और फिलोसफर किम की बात करा, क्योंकि इस तरीके का क्योश मच रखा है ग्रीक सिटी स्टेट में, है ना। लोग पावर पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, देश को तोड़ने पर भिड़ गया है। इसलिए अब ज़रूरी है सोक्रेट्स और प्लेटो को दिख रहा है कि भैया एक फ़िलोसफर किंग होना चाहिए जो इस देश को सर्व कर सकता है, इस देश को बचा सकता है इस डिजास्टर से। ठीक है, अब आइए प्लेटो का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। सोक्रेट्स इन्फ्लुएंस, प्लेटो पे तो सोक्रेट्स का क्योंकि शिष्य था, तो प्लेटो 427 से 347 BC में प्लेटो साहब का जन्म और मृत्यु हुआ। वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट डिसिप्लिन ऑफ सोक्रेट्स, तो सोक्रेट्स के डिसिपल हैं, ठीक है, शिष्य है। सोक्रेट्स वॉज एन एथेनियन फिलोसफर है सोक्रेट्स साहब, हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो प्लेस से प्लेस एंड गैदर इंक्विजिटिव यंग मैन अराउंड हिम, है ना, और अपने आसपास एक से एक नौजवान लड़के को खड़ा किया उन्होंने। आस्क देम क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस विद अ व्यू टू रिवीलिंग द नेचर ऑफ सर्टेन बेसिक इशूज लाइक ट्रूथ एंड जस्टिस, तो ट्रूथ और जस्टिस के बारे में क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया, बताओ क्या जस्टिस क्या है, सही क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। इस तरीके से सोक्रेट्स ने अपने नौजवानों के साथ क्वेश्चन किया और कुछ नौजवानों को बोला कि जाओ पूछो, घूम घूम के बवाते रहो और सबसे पूछते रहो, है ना। And ask them the questions about questions with a view to revealing the nature of certain basic issues like truth and justice. So his method of educating people somewhat resembled, क्या है, his method of educating people somewhat resembled that of Sophists, तो सोफिट्स जो था उस समय उसको तो परेशान करेगा ही ना, है ना, बट ही वॉज certainly different from them, और सोफिट्स से तो क्या बोला, हिज मेथड ऑफ एजुकेटिंग पीपल समव्हाट रिजेंबल दैट ऑफ सोफिस्ट, यानी सोफिस्ट जैसा ही लग रहा था लेकिन उससे डिफरेंट था, बट ही वॉज सर्टेनली डिफरेंट फ्रॉम देम। अब सोफिस्ट क्या है, किसी तरीके से मटेरियल गेन चाह रहा है, लेकिन प्लेटो यहाँ पे ट्रुथ और जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस तो है ही है। ऑल्दो सोक्रेट्स वॉज प्राइमली इंटरेस्टेड इन ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़, क्या बोल रहा है, ऑल्दो सोक्रेट्स वर प्राइमली इंटरेस्टेड इन ह्यूमनिस्टिक स्टडी, तो ह्यूमनिस्टिक स्टडी में सोक्रेट्स क्या है, इंटरेस्टेड है। लाइक मोस्ट ऑफ द सोफिस्ट एट ही स्ट्राइव टू एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ द व्यूज हेल्ड बाई द सोफिस्ट, क्या बोल रहा है कि ह्यूमनिस्टिक स्टडी में लाइक मोस्ट ऑफ द सोफिस्ट एट ही स्ट्राइव टू एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ द व्यूज हेल्ड बाई द सोफिस्ट, ठीक है, जो सोफिस्ट व्यूज़ रखता है उसको एक्सपोज करना चाह रहा है, आई थिंक यही पॉइंट है ना। व्हाइल सोफिस्ट टॉट देयर क्लाइंट्स, पढ़ा रहा है क्या, व्हाइल सोफिस्ट टॉट देयर क्लाइंट्स हाउ टू अचीव सक्सेस इन डीलिंग विथ पब्लिक, है ना, कि लोगों से कैसे डील किया जाए ताकि आप सक्सेस अचीव करोगे। सोक्रेट्स टॉट हिज पुपिल्स, शिष्य को, हाउ टू गेन साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द बेसिक इशूज, ठीक है। और सोक्रेट्स क्या पढ़ा रहा है अपने बच्चे को, अपने शिष्य को, अपने उसको क्या बोल, विद्यार्थी को, कि कैसे साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू आप जो बेसिक इशूज है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। व्हाइल द सोफिस्ट हेल्ड दैट godness could be attained like an art through professional knowledge, as Socrates believed that godness could be acquired only through the knowledge of ultimate reality। तो सोफिस्ट क्या बोल रहा है कि आप भगवान भी बन सकते हैं, है ना, गॉडनेस कुड बी अटेन लाइक एन आर्ट ऑफ थ्रू प्रोफेशनल नॉलेज के थ्रू भी आप भगवान बन सकते हैं। कौन बोल रहा है, सोफिस्ट। यहाँ पे सोफिस्ट और प्लेटो, सोफिस्ट और सोक्रेट के बीच में क्या चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, ठीक है, उनके थिंकिंग नॉलेज में कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, ठीक है। और सोक्रेट क्या बोल रहा है कि आप भगवान बन सकते हैं
किस चीज़ के थ्रू? जब आप नॉलेज को, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, सत्य है, उसको जानकर ही आप भगवान बन सकते हैं। ठीक है। So above all, while sophists choose only rich people as their clients and demanded fee for the instructions and imparted to them, Socrates met and talked to all sorts of persons, rich as well as poor, and never charged any fee for his instructions. तो अब सोक्रेट्स का क्या है? सोक्रेट्स चाह रहा है, सोक्रेट्स नहीं, सोफिस्ट, ठीक है, सोफिस्ट चाह रहा है कि किसी तरीके से अमीर व्यक्ति को पकड़ो और पैसा निकालो ना यार, छोड़ो ना, है ना, पैसा कमाओ, मटेरियल वेलबिंग चाहिए यहाँ पे, पैसा कमाओ, बाकी आगे बढ़ो, है ना। लेकिन यहाँ पे सोक्रेट्स का व्यू क्या है कि गरीब हो अमीर हो, मुझे पैसा वैसे से कोई ज़रूरत है, जो अल्टीमेट रियलिटी है उससे मुझे लेना देना है। ठीक है, इसलिए आप क्या, गरीब हो अमीर हो, सभी को पकड़ो और अपना काम करो। ठीक है। सो सोक्रेट्स वॉज द रियल एक्सपोजर ऑफ द नॉलेज। सोक्रेट्स वॉज द रियल explorer of knowledge who was particularly conscious of the ignorance of the so-called knowledge people। तो सोक्रेट्स क्या है? रियल एक्सपोजर है नॉलेज का। ठीक है, यानी रियल नॉलेज क्या है उसको सोक्रेट्स ही एक्सपोज कर पाता है। ठीक है, जो कि पार्टिकुलरली कॉन्शियस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ ऑल सो कॉल्ड नॉलेजेबल पीपल। तो जो इग्नोरेंट आदमी है, अपने आप को नॉलेजेबल आदमी मानता है, उन सभी को भी एक्सपोज कर दिया। ठीक है, ही अल्टीमेटली, दिख रहा है ना इधर, हाँ यहाँ पे दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। ही अल्टीमेटली डेसिपेस्ट, क्या लिखा है, क्या लिखा है दोस्त, डिस्पाइज्ड, पता नहीं क्या लिखा है। ही अल्टीमेट डिस्पाइज्ड एरोगेंस and very modestly accepted his own ignorance even when he was the wisest of all। तो उन्होंने अपने आप को भी इग्नोरेंट माना, जबकि इतना दिमाग होने के बाद भी, इतना लॉजिकल और रेशनल होने के बाद भी, इतना नॉलेजेबल पर्सन होने के बाद भी अपने आप को क्या माना? इग्नोरेंट ही माना। ठीक है, यानी सोक्रेट्स बोलता था कि मैं जितना जानता हूँ, है ना, उतना ही लगता है कि मैं कम ही जानता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। अब जितना पढ़ते जाओगे उतना आपको समझ में आएगा, मैं कहाँ जानता हूँ दुनिया को यार, अभी तो शुरू ही है, ये वाली बात। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, यानी आपके सोक्रेट्स, वंस द ओरेकल ऑफ द डेल्फी प्रोनाउंस्ड, सोक्रेट्स यू आर द वाइजेस्ट मैन ऑफ, अच्छा, ओरेकल ऑफ द डेल्फी प्रोनाउंस्ड, ठीक है, ओके। So Socrates, you are the wisest man of Greece। So Socrates very modestly replied, because I am the only person in Greece who knows that I know nothing। तो Socrates क्या बोलता है? किसी व्यक्ति डेल्फी बोला, ओरेकल ऑफ डेल्फी बोला कि भैया सोक्रेट आप वाइजेस्ट मैन ऑफ द ग्रीस है, यानी ग्रीस का सबसे आप स्मार्ट, सबसे तेज़ व्यक्ति और सबसे ज्ञानी पर्सन आप ही हो, सोक्रेट्स को बोला। तो सोक्रेट्स क्या बोला, प्यार से रिप्लाई करते हुए कि भैया मैं हूँ एक व्यक्ति हूँ इस ग्रीस में जिसे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना, क्या आई नो, सो आई एम द ओनली पर्सन इन ग्रीस हु नो दैट आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, बात बिल्कुल सही है कि मैं क्या जानता हूँ यार, कितना जानना है, 4 गो बुक पढ़ के 4 गो चीज़ें समझ कर कितना जान जाओगे आप। यूनिवर्स अनलिमिटेड है ना, तो लिमिटेशन है क्या चीज़। इस लाइन के साथ छोड़े आपको 2 मिनट 5 मिनट, तो इस लाइन पे विचार कीजिए थोड़ा सा, है ना, और फिर हम लोग 2 मिनट के बाद मिलते हैं, थोड़ा सा 2-3 मिनट के बाद, है ना। पानी पी लेता हूँ और आप लोग भी थोड़ा 2-4 मिनट ब्रेक ले लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, वीडियो चल रहा है ना, आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर बाद में आप वीडियो देखिएगा तो इसको स्किप कर दीजिए अगर आपको ब्रेक नहीं लेना है, लेकिन मैं तो स्किप नहीं कर सकता ना, तो 2 मिनट दो भाई दोस्त।
तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आ गए हम भी, 2 मिनट का ब्रेक था, ठीक है। तो हम लोग छोड़े थे कहाँ पे? सोक्रेट्स बोलता है कि मैं, किसी व्यक्ति ने उसे बोला है ना, ओरेकल ऑफ डेल्फी बोला कि भैया आप वाइजेस्ट मैन ऑफ द ग्रीस हैं, ग्रीस के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है? सोक्रेट है। तो उन्होंने प्यार से रिप्लाई किया क्या कि भैया मैं ही एक व्यक्ति हूँ जिसे पता है ग्रीस में कि मुझे कुछ नहीं पता है जिसे पता है कि कुछ नहीं पता है, मतलब आई डोंट नो, है ना, नथिंग, आई नो नथिंग, ठीक है। चलिए, इन हिज अर्लियर कैरियर, सोक्रेट्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इन हिज अर्लियर कैरियर सोक्रेट्स सर्व इन हिज आर्मी, आर्मी में उन्होंने काम किया, सर्विस दिया, बट ही ऑलवेज एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज कंसाइंस, यानी अपने कंसाइंस के बेसिस पे ही उन्होंने कोई भी काम किया, ठीक है। एंड मेंटेन्ड हिज इंडिपेंडेंस, और आर्मी का जो रूल रेगुलेशन है उससे अलग होकर अपने हिसाब से इंडिपेंडेंस मेंटेन किया। ही वॉज लाइकली टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर डिफाइंग द ऑर्डर ऑफ 30 टायरेंट्स, ठीक है। जो जिस आर्मी के वो पार्ट थे तो उनको एग्जीक्यूट करने वाला था, फांसी की सज़ा देने वाला था, लेकिन अरेस्टेड, ऑर्डर नहीं मानने की वजह से, ठीक है। टू अरेस्टेड ड्यून ऑफ द सलामीज, अब पता नहीं क्या लिखा है। ही वॉज लाइकली टू एग्जीक्यूटेड फॉर defying the order of 30 tyrants to arrest Leon of Salamis, ठीक है, अरेस्ट करने के लिए लियोन ऑफ सलामिस को, ठीक है। बट ही वॉज शेप्ड बिकॉज द 30 tyrants were overthrown before he could fulfill their designs, तो 30 tyrants को ओवरथ्रोन कर दिया जब तक कि सोक्रेट्स को क्या मिले, जब तक कि सोक्रेट्स को एग्जीक्यूट किया जाता, ठीक है। सो लेटर व्हेन डेमोक्रेटिक पार्टी कम टू द पावर, जब डेमोक्रेटिक पावर में आया तब सोक्रेट्स बिकम अ फिलोसफर एजुकेटर, उसके बाद सोक्रेट्स फिलोसफर एजुकेटर मतलब दूसरा व्यक्ति पावर में आया तो रिलीज कर दिया उनको, और फिलोसफर एजुकेटर बन गया, फिलोसफी को पढ़ाना शुरू कर दिया, कौन? सोक्रेट्स साहब। द रूलर्स सस्पेक्टेड दैट ही वॉज undermining their authority by motivating the youth to question all sorts of authority, तो रूलर्स को लगा कि जो व्यक्ति है सोक्रेट्स, ये सारे यूथ को क्वेश्चन करके हर तरीके के सॉर्ट्स ऑफ अथॉरिटी, सभी अथॉरिटी को क्वेश्चन करवा रहा है, जिससे ये हमारे अथॉरिटी को वैल्यू नहीं दे रहा है, अंडरमाइन कर रहा है, ठीक है। और यूथ को मोटिवेट कर रहा है कि आप हर पॉइंट पे क्वेश्चन करो। दे अवार्डेड हिम डेथ सेंटेंस, तब जो डेमोक्रेटिक पार्टी था उसने क्या किया? डेथ सेंटेंस सोक्रेट्स को दिया, ठीक है, कि आपको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स दैट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज गॉड्स दैट द सिटी रिकॉग्नाइज्ड। जिस भगवान को सिटी रिकॉग्नाइज करता है, ग्रीस का जो भगवान है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको सोक्रेट्स रिकॉग्नाइज नहीं करता था, यानी नहीं मानता था, ठीक है। एंड शाउट टू इंट्रोड्यूस अदर न्यू डिविनिटीज एंड ऑल्सो करप्टेड यंग मैन, है ना, कि वो दूसरे भगवान को मानना चाहते, भगवान मतलब क्या? लॉजिक को, ठीक है। और जो यंग मैन है, जो लोग हैं, यंग पर्सन है, उस सभी को करप्ट बना दिया, इन सेंस कि उसको क्वेश्चन करना सिखा दिया, ठीक है, कि तुम हर चीज़ पे क्वेश्चन करो भैया। दिस इवेंट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द यंग माइंड ऑफ द प्लेटो, जो उस समय प्लेटो भी उन्हीं यंग लोगों के बीच में था। हु देन टर्न टू मोस्ट विग्रस, और बहुत ही विग्रस रूप में उन्होंने टर्न किया प्लेटो साहब एंड परस्यूट ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। प्लेटो साउट टू इमोर्टलाइज सोक्रेट्स बाय डेवलपिंग हिज बेसिक आइडिया इनटू अ फुल-फ्लेज्ड फिलॉसफी, ठीक है। सोक्रेट हैड नो प्रोड्यूस एनी राइटिंग, तो सोक्रेट्स, अच्छा क्या बोला है ये पॉइंट नहीं समझे। दिस इवेंट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द यंग माइंड ऑफ प्लेटो, हु देन टर्न टू मोस्ट विगरस परस्यूट ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। फिलॉसफी पे
बहुत ही प्रभाव पड़ा प्लेटो पे, ठीक है। ये जो चीज़ें हो रहा था सोक्रेट्स के साथ, जो उनको सज़ा मिल रहा था, जो उसको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा था, इन सभी चीज़ों का, ठीक है। प्लेटो साउट टू इमोर्टलाइज सोक्रेट्स बाय डेवलपिंग हिज बेसिक आइडिया इनटू अ फुल फ्लेज्ड फिलॉसफी। तो वो चाहते थे कि जो सोक्रेट्स का जो आइडिया है, जो फिलॉसफी है, उसको एक्सप्रेड किया जाए, फैलाया जाए, जिससे हमेशा के लिए आपका सोक्रेट्स क्या हो, इमोर्टलाइज हो जाए, ठीक है। सोक्रेट्स हैड नो प्रोड्यूस एनी राइटिंग, सोक्रेट्स तो कुछ लिख कर नहीं गया था। तो प्लेटो रोट मेनी डायलॉग्स इंक्लूडिंग हिज सेलिब्रेटेड वर्क रिपब्लिक इन विच सोक्रेट्स इज द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ हिज फिलॉसफी। तो जो रिपब्लिक लिखा है बुक प्लेटो ने, वो पूरा के पूरा सोक्रेट्स का ही आइडिया है, ठीक है, और उसी आइडिया को प्लेटो ने लिखा है, ठीक है। सो प्लेटो हिमसेल्फ वॉज बोर्न इन अ नोबल अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, अच्छा सा फैमिली में पैदा लिया उन्होंने, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में, एंड ब्रॉट अप इन कंफर्ट, ठीक है, और सुंदर लाइफ जिया उन्होंने, ठीक है। हिज ओरिजिनल सुंदर लाइफ उन्होंने जीते हुए अपना बचपन बिताया। हिज ओरिजिनल नेम वाज अरिस्टोकल। क्या नाम है ओरिजिनल नेम, कहीं पूछ देगा प्लेटो का तो याद रखें, अरिस्टोकल नाम है, अरिस्टोकल्स, ठीक है। He grew up as a handsome and vigorous youth, स्मार्ट तो था ही, है ना, विगरस यूथ के तौर पे उन्होंने ग्रो किया। इट इज़ सैड दैट ही वॉज कॉल्ड प्लेटो बिकॉज ऑफ हिज शाउट बॉडी विद ब्रॉड शोल्डर्स। तो अच्छा खासा शोल्डर्स था, है ना, बड़ा सा बॉडी, देहात का लंबा चौड़ा, इसलिए उसे प्लेटो बोला, प्लेटो नाम पड़ गया। ही टर्न आउट टू बी अ ग्रेट शोल्डर एंड एन एक्सलेंट स्पोर्ट्समैन। तो एक ग्रेट, क्या बोला है, ही टर्न आउट टू बी अ ग्रेट शोल्डर, क्या बोल रहा है जी, ओके, ग्रेट शोल्डर्स एंड एन एक्सलेंट स्पोर्ट्समैन के तौर पे, है ना, उनको वो काम किया, टर्न आउट टू बी, ठीक है। बट instead of following worldly pursuit he was fascinated by philosophy। तो ये सारे दुनिया छोड़कर आपके वर्डली प्लेजर परस्यूट को छोड़कर क्या किया उन्होंने, फिलॉसफी में अपना फिलॉसफी पे उनका रुझान ज़्यादा आ गया, है ना, फिलॉसफी उनको ज़्यादा इंक्लाइन करता था, अपनी तरफ खींचता था, ठीक है। particularly by the style of his mentor who smashed all dogmas to focus on the search of truth। तो उनका जो स्टाइल था उनके मेंटर का, सोक्रेट्स का, इसके वजह से उन्होंने फिलॉसफी की तरफ और मुड़ गया, ठीक है। प्लेटो पेड अ रिस्ट ट्रिब्यूट टू हिज मास्टर इन दिस वर्क्स, आई थैंक गॉड दैट आई वाज बोर्न ग्रीक। तो प्लेटो बोलता है कि मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं ग्रीक में पैदा लिया, एंड नोट बारबेरियन, न तो बारबेरियन के रूप में पैदा लिया, फ्री मैन एंड नोट स्लेव, यानी फ्री मैन के रूप में पैदा लिया और स्लेव के रूप में पैदा नहीं लिया, मैन एंड नोट वुमेन, और मैन के रूप में पैदा लिया ना कि वुमेन के रूप में, ठीक है। बट एबव ऑल आई वॉज बोर्न इन द एज ऑफ सोक्रेट्स। तो बोलता है कि मैं भगवान को इसलिए तो थैंक करता ही हूँ कि मैं ग्रीक सिटी स्टेट में पैदा लिया, बारबेरियन के तौर पे पैदा नहीं लिया, है ना, स्लेव के तौर पे पैदा नहीं लिया, फीमेल के तौर पे पैदा नहीं लिया, मैन के रूप में पैदा हुआ, फ्री मैन के तौर पे, है ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं भगवान को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं सोक्रेट के टाइम पे पैदा लिया, ठीक है। द ट्रैजिक एंड ऑफ सोक्रेट्स फिल्ड प्लेटोस माइंड विद द स्कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, स्कॉर्न ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो सोक्रेट्स के साथ हुआ, ट्रैजिक एंड ऑफ, जो उनका डेथ हुआ, बोला जाता है कि जहर के पियाला उनको पिलाया गया, ठीक है, सोक्रेट्स को, और वो खुशी खुशी पी लिया, ठीक है। तो प्लेटो साहब पर जो स्कॉर्न फॉर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के प्रति उनका बड़ी ही कर्मा रुख हुआ प्लेटो साहब का। ही रियलाइज दैट व्हेन इन
competent people had become rulers merely through the skills of oratory, है ना, यानी पावर बैंक के क्या बोलता है उसको, वोटिंग के थ्रू या करप्शन के थ्रू या किसी तरीके से गेम के थ्रू, गेम ऑफ पावर के थ्रू, किसी तरीके से वोट पाने के थ्रू अगर गधे लोग, है ना, अगर ख़राब लोग अगर सरकार बन जाता, पॉलिटी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, ठीक है। So realize that when incompetent people had become rulers merely through the skills of oratory, they did not hesitate to execute the wisest man of their land only to save their ill-earned position. तो प्लेटो ने रियलाइज़ किया कि अगर गधा मैं बोल रहा हूँ, अगर बेवकूफ़ लोग अगर पोजीशन पे आ जाए, पावर में आ जाए, तो वो ये नहीं सोचेगा कि वाइजेस्ट मैन को मैं एग्जीक्यूट करने से भी पहले नहीं सोचेगा, इसलिए क्योंकि वो अपने जो इल तरीके से, है ना, जो पोजीशन है उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो सबसे ग्रेटेस्ट आदमी को, सबसे वाइजेस्ट मैन को भी एग्जीक्यूट कर देगा, उसे भी मार देगा, समझे। इन सभी चीज़ों का प्लेटो को बहुत प्रभाव पड़ा। सो ही वॉज कन्विंस्ड दैट इन ऑर्डर टू सेव द स्टेट फ्रॉम इट्स इल डेमोक्रेसी शुड बी रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। तो उसने समझा, प्लेटो साहब ने समझ में आया कि अगर इन जो इल डेमोक्रेसी है, अगर इन गधेड़ों से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, वाइजेस्ट मैन को बनाना पड़ेगा राजा और रिप्लेस करना पड़ेगा सबसे जो वाइजेस्ट मैन है उसके थ्रू इन गधों को, ठीक है, तब जाकर स्टेट अच्छा से चल पाएगा। इट इज़ सैड एट फर्स्ट द वे क्या बोलता है, प्रोसीड टू सी द वर्ल्ड, हाँ ठीक है। सून ही लेफ्ट एथेंस को छोड़ दिए एंड प्रोसीडेड टू सी द वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ, और दुनिया को देखने निकल गए। इट इज़ सैड एट फर्स्ट ही वेंट टू इजिप्ट में गया, वेयर ही शो अ प्रिंसली क्लास रूलिंग द लैंड क्वाइट स्मूथली। तो उन्होंने इजिप्ट में गया और देखा कि एक प्रिंसली क्लास है जो कुछ एरिए पे बहुत ही सुंदर तरीके से रूल कर रहा है। दिस एक्सपीरियंस strengthened his faith that only the learned person are fit to rule। तो उनको दिखा कि इजिप्ट में जो व्यक्ति रूल कर रहा है वो पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार है, ज्ञानी आदमी है। तो उनको समझ में आया कि सिर्फ लर्नड पीपल, लर्निंग का मतलब है ज्ञानी आदमी ही अच्छा से रूल कर सकता है, ठीक है। अभी ट्रंप के देख लो, ससुराई कुछ भी कर रहा है, उठापटक कर रहा है, तो ज्ञानी व्यक्ति ही, वही आप क्या बोलता है इसको, बराक ओबामा साहब रहे, तो बराक ओबामा अमेरिका को कितना ढंग से चलाया, ठीक से चलाया, है ना। तो नॉलेजेबल पर्सन हमेशा सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है लेकिन उस सेल्फ में भी पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है, समझे। यानी दुनिया का फ़ायदा हो तो अपना फ़ायदा हो, ये वाली बात। चलिए, दिस एक्सपीरियंस strengthened his faith that only the learned person are fit to rule, and therefore he probably visited Sicily, क्या लिखा है, Sicily एंड इटली, हाँ इटली को उन्होंने फिर विजिट किया, ठीक है। ग्रीस से इटली गया। इन इटली ही शो अ स्मॉल रूलिंग ग्रुप डिवोटेड टू द स्कॉलरशिप लिविंग अ प्लेन लाइफ डिस्पाइट द पोसेशन ऑफ पावर। तो उन्होंने देखा इटली में कि जो रूलिंग ग्रुप है वो अपने आप को डिवोट कर दिया है स्कॉलरशिप की तरफ, यानी ज्ञान की तरफ, ठीक है। और इतना पैसा होने के बाद, पोजीशन होने के बाद भी क्या है, वो प्लेन लाइफ जीता है, एकदम सिंपल लाइफ। देन ही विजिटेड मेनी अदर कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज़ को भेजा गया। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंजक्चर वेदर ही ऑल्सो विजिटेड इंडिया बिकॉज ही his scheme of organization of citizens into 3 classes wise scholar, philosopher, soldiers and traders, besides
The slaves who were manual workers and the identification of their respective virtues somewhat resemble the functioning of Hindu caste system in its heyday when it was not yet corrupted. तो जो बात की है प्लेटो ने, बात किया है फिलोसफर पे, सोल्जर पे और आपके ट्रेडर्स पे, 3 तरीके के व्यक्ति पे बात किया है। तो ये देखने वाला चीज़ है, क्योंकि पता नहीं है कि क्या प्लेटो भारत में आया था नहीं आया था, है ना, क्योंकि उस समय यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम तो प्रिवलेंट था ही। तो क्या आया था नहीं आया था ये कोई प्रूफ तो नहीं है, ठीक है। सो देन ही विजिटेड, बहुत सारे कंट्री को विजिट किया, क्या इंडिया को विजिट किया या नहीं किया ये तो शायद, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग व्यू रखता है। सो अब हम लोग लेटर लाइफ पढ़ते हैं। यहीं पे नहीं, इसको ख़त्म कर देते हैं ना, है ना, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब प्लेटो क्या कर रहा है, घूम रहा है, दुनिया को देख रहा है, समझ रहा है और देख रहा है कि कैसे दुनिया बेहतर तरीके से गवर्न किया जा सकता है और कैसे दुनिया चलाया, मतलब दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग रूल कर रहा है, कितना सुंदर कर रहा है। क्योंकि वो ग्रीस में जो देखा वो अपने गुरु के साथ हुआ, उसको हिला दिया प्लेटो को। लेटर लाइफ में क्या है, प्लेटो रिटर्न टू द एथेंस आफ्टर 20 years एट नेचर एज ऑफ द 40, ठीक है, नेचुरल एज ऑफ मैच्योर एज ऑफ 40। तो 40 साल के बाद वो उन्हें एथेंस में फिर से वो वापस आ गए। बाई दिस टाइम ही हैड रिटर्न टू बी अ ग्रेट फिलोसफर एंड ही स्टार्टेड राइटिंग हिज मोनूमेंटल वर्क द रिपब्लिक। तो 40 साल के बाद जब वो पूरा दुनिया घूम कर ग्रेट फिलोसफर के तौर पे बन के वापस आया एथेंस में, तब जाकर उन्होंने अपना रिपब्लिक जो बुक है उसको लिखना शुरू किया, ठीक है। दिस इज़ रिगार्डेड टू बी द मास्टर पीस ऑन फिलॉसफी। जो रिपब्लिक है उसको मास्टर पीस के तौर पे माना जाता है, ठीक है। द रिपब्लिक इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो विद अ लॉट ऑफ लेसली कंटिन्यू। सॉरी दोस्त, है ना, मेरे दिमाग में कुछ और चलने लगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। द रिपब्लिक इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो विथ अ लॉट ऑफ फ्लेसेस। तो बहुत ही सारा ज्ञान रिपब्लिक में है, ठीक है, और बहुत ही सुंदर कंट्रीब्यूशन है प्लेटो का। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज विच फ्लरिश्ड बिफोर हिम। 2 मिनट दीजिए, बाहर हल्ला हो रहा है, ओके, फर्स्ट 2 मिनट। चलिए सॉरी, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के लिए
लेकिन चलिए अब शुरू कर देते हैं, बस इतना ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, जो लेटर लाइफ है उसको। सो द रिपब्लिक है ना, मास्टरपीस है बुक। द रिपब्लिक इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो। जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, और बड़ा कंट्रीब्यूशन वो प्लेटो का रिपब्लिक जो बुक है वो, विथ लॉट ऑफ लेसिस, ठीक है। इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज़ विच फ्लरिश्ड बिफोर हिम ड्यूरिंग हिज टाइम एंड इवन इन लेटर एज। तो बहुत सारी चीज़ कवर करता है रिपब्लिक बुक, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे फिलोसफिकल थाट। एज विल डोरेंट द स्टोरी ऑफ फिलोसफी 1954 बोलता है, हैज सुसेंटली ही है, एक्सप्रेस द रिपब्लिक इज़ द कंप्लीट ट्रीटीज, है ना, कंप्लीट ट्रीटीज है। हेयर भी शैल फाइंड हिज मास्टर फिजिक्स भी हमें मिलेगा, हिज थियोलॉजी भी मिलेगा, हिज एथिक्स भी मिलेगा, है ना, साइकोलॉजी भी मिलेगा, पेडागॉजी भी मिलेगा, पॉलिटिक्स भी मिलेगा, आर्ट थ्योरी ऑफ आर्ट भी मिलेगा, सबके सब प्लेटो का सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। हियर भी शैल फाइंड प्रॉब्लम्स सिकिंग विथ रिकिंग लिख दिया है, लेकिन क्या है, रिकिंग होगा कि सिकिंग होगा पता ना, शेकिंग विथ मॉडर्निटी एंड कंटेम्प्रेरी शेबियर। तो कंटेम्प्रेरी और मॉडर्निटी के बारे में भी बात किया है। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म के बारे में बात है। फेमिनिज्म एंड बर्थ कंट्रोल एंड यूजेनिज, इन सभी चीज़ों के बारे में बात किया है, ठीक है। नेटेशियन क्या लिखा है, नेटेशियन प्रॉब्लम्स ऑफ मोरालिटी, इसके बारे में बात किया है। एंड अरिस्टोक्रेसी, है ना, रशियन प्रॉब्लम्स ऑफ रिटर्न टू नेचर एंड लिबरेटियन एजुकेशन, है ना, उसके भी बारे में बात किया है। वर्गोशियन, है ना, एलेन वाइटल एंड फ्यूडियन साइको एनालिसिस, उसके बारे में बात किया है। एवरीथिंग इज़ हेयर, मतलब सब कुछ है यहाँ पे रिपब्लिक में। आफ्टर ड्वेलिंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इल्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है, प्लेटो कम टू द कंक्लूजन, क्या, अनटिल फिलोसफर आर किंग। इन सभी चीज़ों पर बात करने के बाद प्लेटो कंक्लूजन पे आते हैं कि जब तक फिलोसफर राजा नहीं बनता है और द किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड have the spirit and power of philosophy, the political greatness and wisdom meet in one, cities will never have rest from evil। तो जब तक राजा अगर फिलोसफर ना हो, यानी फिलोसफर किंग ना बने, तब तक राजा, तब तक इस क्या बोलता है वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में तब तक जो इविल है ना, वो ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। सो नॉट द ह्यूमन रेस, और ठीक है, और ह्यूमन रेस के थ्रू तो हो ही नहीं सकता। सो प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ द आइडियल स्टेट सिंप्लाइज दैट द रूल ऑफ फिलोसफर किंग। तो ये सारी चीज़ डिस्कस करने के बाद, कहने के बाद, समझने के बाद प्लेटो इस कंक्लूजन पे आता है कि फ़िलोसफर किंग ही इस वर्ल्ड का सॉल्यूशन है। अगर इस वर्ल्ड से सारे प्रॉब्लम ख़त्म करना चाहते हैं, सारे इविल ख़त्म करना चाहते हैं, तो फ़िलोसफर किंग ही कर सकता है वो, ठीक है। In 387 BC, Plato received an invitation from King Dionysius of Syracuse, Dionysius of Syracuse, कैपिटल ऑफ सिलिसिटी, ठीक है, जो सिलिसिटी का किंग है, वहाँ से इनविटेशन मिला उनको टू कन्वर्ट हिज किंगडम इनटू द आइडियल स्टेट्स, कि आप आइए यहाँ पे, प्लेटो को बुलाया कि आप आइए और जो किंगडम है इसको आप कन्वर्ट कीजिए, किस चीज़ में, फिलोसफर किंगडम के रूप में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। प्लेटो एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशंस बट हिज अटेम्प्टेड टू ट्रेन अ टायरेंट टू बिकम अ जेन्युइन फिलोसफर फेल्ड। तो जो वहाँ के राजा थे वो टायरेंट था, उस व्यक्ति को फिलोसफर बनाना इतना आसान नहीं था, जो कि फेल हो गया अटैम्प्ट, ठीक है। दिस लेड टू अ बिटर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। तो राजा के बीच में और आपके प्लेटो के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। इट इज़ सैड दैट द किंग कंडेम्ड प्लेटो टू बिकम अ स्लेव, और प्लेटो को पकड़ लिया और बोला कि चलो भैया अब तुम सब स्लेव बनो, ठीक है।
मतलब अब तुम भी दास बनो यहाँ पे। सो ही वॉज सोल्ड इन मार्केट वेयर ही वॉज फ्रीड ओनली व्हेन अ फ्रेंड ऑफ हिज पेड प्राइज। तो उसको बेच दिया मार्केट में एज अ स्लेव के तौर पे, और जब उसका दोस्त प्लेटो का दोस्त गया तो उसे खरीद लाया मार्केट से, जिस व्यक्ति के पास बेचा था। ठीक है। दिस एक्सपीरियंस ऑफ प्लेटो आर रिफ्लेक्टेड इन हिज लेटर वर्क द स्टेट्समैन्स द रियल एंड पॉलिटिकस, जो उन्होंने बुक लिखा है उसमें, एंड द लॉज। ठीक है, जो बाद में उन्होंने बुक लिखा उसमें ये सारी चीज़ एक्सप्लेन किया है। दिस रिप्रेजेंट एन एफोर्ट टू कंबाइन हिज आइडियल स्टेट्स विद द रियल वर्ल्ड। ठीक है, और जो रियल वर्ल्ड और आइडियल स्टेट्स के बीच में जो चीज़ें हैं उसको सही तरीके से लिखा इस स्टेट्समैन में ही लिखा है उन्होंने। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो हम लोग पढ़िए। तो हियर प्लेटो टेंड्स टू कंसीडर नेचुरल वीकनेस ऑफ मैन एंड कंसीड्स दैट his ideal states cannot be realized on earth wishes to be ruled by philosopher king। तो यहाँ पे इस बुक में स्टेट्समैन में उन्होंने बात किया कि इंसान के पास कुछ वीकनेस होता है, नेचुरल वीकनेस होता है, उसके हिसाब से आप इस पृथ्वी पे आप फिलोसफर किंग का राज इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो ही प्रोसीडेड टू इन्विसेज अ सब आइडियल स्टेट। तो उन्होंने सोचा कि एक सब आइडियल स्टेट्स ना तो पूरी तरीके से आइडियल हो और ना पूरी तरीके से बकवास हो, यानी सब आइडियल स्टेट होना चाहिए। द सेकेंड बेस्ट। ठीक है, तो सेकेंड बेस्ट मानते हैं इसको। सबसे अच्छा बेस्ट कौन सा स्टेट होगा? जहाँ पे किंग फिलोसफर हो। सो विच विड बी रूल बाय लॉज, जो कि लॉ से होगा, नॉट बाय मैन। ठीक है, यानी लाइक रूल ऑफ लॉ से। दिस स्टेट वुड बी फार इन्फीरियर टू द आइडियल स्टेट्स, बहुत इन्फीरियर होगा आइडियल स्टेट से बिल्कुल। इट वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर इट्स प्रैक्टिकबिलिटी। एक्सेप्टेबल इसलिए होगा रूल ऑफ लॉ क्योंकि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो पाएगा। ठीक है। इन शॉर्ट, इन द अब्सेंस ऑफ फिलोसफर किंग, सुपरमेसी ऑफ ट्रू नॉलेज इन प्लेटोज सब आइडियल स्टेट्स वुड बी इस्टेब्लिश थ्रू द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकेबल है। ठीक है, ऐसा प्लेटो बोल रहा है स्टेट्समैन में। ठीक है, चलिए। सो प्लेटो रिटर्न टू एथेंस इन 387। शॉर्टली आफ्टर दिस ही फाउंडेड हिज फेमस अकेडमी विच प्रोड्यूस मैनी ब्रिलियंट फिलोसफर्स इंक्लूडिंग अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल बाद में जो पैदा लिया, जो फिलोसफर बना, वो प्लेटो के शिष्य के तौर पे ही पैदा लिया। ठीक है, तो बाद में एथेंस गए, वो लौटे और फिर अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है सर जी, चलिए। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, है ना। 1 घंटा 26 मिनट का यहीं पे रिकॉर्ड हो गया सेशन। फिर हम लोग कल यहाँ से प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बात करेंगे, है ना। उनका जो मेथोडोलॉजी है, कैसे वो जस्टिस इंश्योर करना चाहते हैं, फिलोसफर किंग कैसे वो बनाना चाहते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। मैं बहुत सारा गलतियाँ करता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से सॉरी कहता हूँ, है ना। क्षमा कीजिएगा, क्या करिएगा, ह्यूमन आदमी है, इंसान है। प्लेटो भी बोल रहा है क्या कि मैन से हमेशा गलती होता ही होता है ना, क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो इसलिए क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना जो भी सुझाव होगा, जो भी चीज़ें होगा, उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू टू ऑल।